नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आगे बढ़ रहे हैं सीडीपी सीरीज में। आज हमारा लेक्चर 2 है। कल मैंने आपके सामने रोड मैप को लेके एक डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हमें सीडीपी को टैकल करना चाहिए किसी भी टेट एग्जाम के लिए। और मैंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक रोड मैप समझाया कि किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारी सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल कम शब्दों में और बहुत ही कॉन्साइज तरीके से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को देखें कि चाइल्ड डेवलपमेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसमें टोटल 4 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक, आप बेसिक डेफिनेशन पढ़िए कि डेवलपमेंट क्या है, कहाँ से आई, क्या इसका मीनिंग होता है, इसके डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं और ग्रोथ जो है इनमें क्या डिफरेंस है। तो 3 टर्म आपके सामने आने वाली है। पहली है ग्रोथ, जिसको आप वृद्धि बोलते हो। उसके बाद डेवलपमेंट, जिसको आप विकास बोलते हो। तो और बीच में एक आती है मैच्योरेशन, आप मैच्योर हो गए, इसका मतलब मैच्योरिटी हमें डिफाइन करनी है। देन आफ्टर, उसके बाद एस्पेक्ट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की कितनी फील्ड्स हैं, कितने डेवलपमेंट्स होते हैं। वो फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, वो आपका मोटर डेवलपमेंट हो सकता है, वो कॉग्निटिव हो सकता है, मोरल हो सकता है, सोशल हो सकता है और एस्थेटिक हो सकता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के तरीके हो सकते हैं। तो इन सभी डोमेन्स में क्या डेवलप होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर किसी चीज का विकास हो रहा है तो यार कोई तो सिद्धांत होगा ना उसका, किन सिद्धांतों के ऊपर वो चलेंगे, वो डेवलपमेंट्स, वो जो ग्रोथ चलेगी वो किस डेवलपमेंट, किस प्रिंसिपल पे चलने वाली है। तो अब यहाँ पे मैंने मोटे मोटे 12 प्रिंसिपल यहाँ लिखे, तो जरूरी नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें समझने बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टेजेस आती हैं, प्रीनेटल यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके बाद जन्म के बाद 0 से 2 इयर्स, 2 साल तक। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, यानी कि 2 साल से 12 साल के बीच में जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है। उसकी 2 स्टेजेस हैं, एक है अर्ली स्टेज, एक है लेटर स्टेज, है ना, लेट चाइल्डहुड। तो और उसके बाद लास्ट में आती है एडोलोसेंस, जिसको आप किशोर अवस्था बोलते हैं। तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को समझते हैं। ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि बोला जाता है। और यहाँ ग्रोथ में जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, हम एक एक करके बहुत जल्दी से तरीके से इन सब का मीनिंग समझते हैं। देखिए, जो ग्रोथ है यानी कि जो वृद्धि है, वो एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, समझते हैं कि वृद्धि का मतलब विकास है। तो वृद्धि विकास नहीं है, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है। ग्रोथ कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है। ग्रोथ का सिंपल भाषा में मीनिंग समझें तो वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, यानी कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके आपकी बॉडी साइज का इंक्रीज होना, आपका वेट बढ़ना। ये जो फिजिकल चेंजेस आते हैं दैट इज ग्रोथ, है ना। लेकिन ये एक सर्टेन टाइम के लिए रहते हैं, कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी आपका वजन बढ़ता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मसल्स का जो साइज है वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहेगा। आपके आपकी हाइट पूरी जिंदगी बढ़ती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। सो ग्रोथ एक एक सर्टेन टाइम के लिए होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज में हाइट आती है, वेट आता है, शेप आती है, साइज आता है। वेट, हाइट, साइज, राइट, एटसेट्रा। सो दीज आर दी फिजिकल चेंजेस। उसके उसके बाद सर्टेन टाइम प्रोसेस है, क्लियरली विजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो विजिबल होता है। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखें, अगर मैं कहूँ एक बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है, वो मेच्योर हो रहा है, वो मेच्योरिटी जरूरी नहीं है कि वो दिखे, वो क्लियरली विजिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लिखा गया, यानी कि ग्रोथ नंबर्स पे चलती है, नंबर्स पे। पहले हाइट इतनी थी, अब उसकी नंबरिंग इतनी हो गई है, वेट इतना था, उसकी नंबरिंग इतनी हो गई है। लेकिन एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव में आपकी जो डेवलपमेंट होती है, वो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, वो क्वालिटी है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ये क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, इसका मतलब ये फंक्शनल नहीं है, नॉट फंक्शनल।
स्ट्रक्चर मतलब रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू शेप, रिलेटेड टू साइज। उसके बाद ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि विकास का ही एक टुकड़ा क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ डेवलपमेंट दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्रोथ मे लीड टू डेवलपमेंट और मे नॉट। इसका मतलब अगर आपकी वृद्धि हुई है तो वृद्धि से विकास हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उम्र में बड़े हो गए और आपका दिमाग डेवलप हो गया। आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं कि उम्र छोटी है और जब आप 10 साल के बाद उस माइंड को देखते हो तो जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। तो इसका मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक वर्ड यहां आ रहा है कि ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो मैंने कहा था कि बीच में एक टर्म आएगी मैच्योरिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैच्योरिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं आपके आजू बाजू में आपके आपके एनवायरनमेंट में हो रही हैं, जब आप उनकी तरफ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कितना अप्रोप्रिएट है। अब कोई भी चीज देखिए, साइकोलॉजी में जो मैं देखता हूं कि बिना उदाहरण की कोई चीज हमें ज्यादा क्लियर नहीं होती। उसके बाद तो फिर ये सब एक वर्ड्स हैं, इनको कितना ही आप क्रैम कर लीजिए, कितना ही रट लीजिए, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी है अपने सराउंडिंग में, अपने अपने आजू बाजू में जो भी तुम्हारी घटनाएं हो रही हैं उनकी तरफ अगर आप बहुत सही तरीके से यानी कि अप्रोप्रिएट मैनर में अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यू आर मैच्योर। राइट? आप 4 आदमियों में खड़े हैं, आपको क्या बात करनी है, राइट? आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो ये मैटर करता है। अब जरूरी थोड़े ना है कि अगर आपकी ग्रोथ हुई हो और उसमें मैच्योरिटी आई हो, है ना? तो जो डेवलपमेंट जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो ना हुई हो। तो मैच्योरिटी क्या है? जब आप अपने एनवायरनमेंट में एक एप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं आग लग गई है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो होना ये चाहिए था कि आप किसी फायर ब्रिगेड को कॉल करें, बट यू आर नॉट डूइंग, राइट? तो यहां पे वो आपका एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ। इसलिए एप्रोप्रिएट मैनर में एनवायरनमेंट में होने वाली घटनाओं की तरह रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। फाइन। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट में ही ग्रोथ आती है, विकास में ही वृद्धि होती है। अब ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव है। डेवलपमेंट में चीजें कंस्ट्रक्टिव हो रही हैं, मतलब बन रही हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, यानी कि समय के साथ जो आपका डेवलपमेंट है वो नीचे भी आ सकता है, राइट? तो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट भी हो सकता है कि जो दिमाग, जो सोचने की क्षमता आज आपकी आज है, क्या पता वो डेवलपमेंट किसी ऐसे फैक्टर से इम्पैक्ट हो जाए, उसके ऊपर कुछ ऐसा असर आ जाए, मान लीजिए मौसम का असर आ गया, खाने पीने का असर आ गया, कि वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। सो इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। तो ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, पर ग्रोथ में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव है। उसके बाद भाई, ग्रोथ में कंस्ट्रक्टिव क्यों है? आप 18 साल में, 19-20 साल की उम्र में जो हाइट गेन कर गए, तो 30 साल की उम्र में ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिका चले चले गए तो आपकी और ज्यादा बढ़ गई या फिर और घट गई। ऐसा नहीं हो सकता है। सो वो रिवर्स नहीं आ सकते। तो डेवलपमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। यहां लिख रहा है इंक्लूड सोशल। अब डेवलपमेंट, विकास में बहुत सारे शब्द आते हैं। अब आज से आप आदत बना लीजिए, अगले जितने भी लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स दिमाग में रहनी चाहिए। सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, मोरल, कॉग्निटिव, ये सारे वर्ड्स एक आदत बना लीजिए। सोशल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो माइंड से रिलेटेड है, सोचने की क्षमता, परसीव करने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, है ना? मेमोरी बेस्ड, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है। उसके बाद इंक्लूड्स ग्रोथ, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये जो डेवलपमेंट है ये कोई सर्टेन टाइम प्रोसेस नहीं है, जैसे ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के लिए होती है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ ग्रोथ लाइफ लॉन्ग चलती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वोम टू टोम, मतलब गर्भ गर्भ से लेके कब्र तक,
डेवलपमेंट होती ही रहती है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इस बाहरी दुनिया पर डिपेंड करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी यानी कि वो आत्मनिर्भर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, इट ऑल फैक्चुअल। अब फैक्चुअल जरूर है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बहुत है। यानी कि ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये आपको किसी भी किताब में लिखे मिल जाएंगे। यहाँ क्या है? इंटरनल फैक्टर, एज, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इमोशंस, हेरिडिटी, सोशल, नीड। अब सोचिए, आप कैसे समाज में रहते हैं, आप कैसे माँ बाप के बच्चे हैं, माँ बाप से जो गुण आपके अंदर आए वो कैसे गुण हैं, यानी कि जो जीन्स ट्रांसमिट हुए, जो ट्रांजिट हुए आपकी बॉडी में, उन पर। उसके बाद उम्र का, उम्र के हिसाब से ग्रोथ होती है, ठीक बात है। मोटिवेशन, मोटिवेशन ड्राइव कर सकता है, ये एक इंटरनल फैक्टर है। अब मान लीजिए आप किसी काम को करने चले और आपका मोटिवेशन उस काम में कम है, तो ऑब्वियसली वो जो स्किल आप सीखने वाले हो उस काम से, वो उस लेवल पे नहीं जा पाएगी, वो डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो मोटिवेशन ऑल्सो ड्राइव्स व्हाट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में तो आप उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते। इमोशंस, इमोशंस पे देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब समझिए। जब ये वर्ड आए इमोशनल डेवलपमेंट, तो आप समझिए कि आप इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। आप बच्चे थे, आपको गुस्सा तब भी आता था, आप रोते तब भी थे, तब आपकी जो बॉडी रिएक्शंस होती थी वो क्या होती थी। लेकिन जब आप बड़े हुए और जब आप रोते हैं या गुस्सा करते हैं या खुश होते हैं, तब आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। सो दैट इज द कंट्रोल ओवर द इमोशंस। सो वो इमोशन जो हो सकते हैं वो भी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हेरिडिटी, सोशल एंड नीड, अगर आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की तो आप वो करेंगे ही क्यों। तो ये सारे फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करी जाए तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो सबसे ऊपर है। देखिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड और हेरिडिटी से रिलेटेड मैं हमेशा एक चीज समझता हूं, अगर आप कितना भी अच्छा बीज डालें, अगर जमीन बंजर है तब भी कोई फायदा नहीं है। और अगर आप इसका उल्टा सोचें कि जमीन बहुत उपजाऊ है लेकिन बीज अच्छा नहीं है, फिर भी उसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये दोनों हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि आप कैसे माँ बाप के बच्चे हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपके डीएनए में जो जीन्स आए हैं वो कैसे हैं, और आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। कई बार एक बहुत अच्छा बच्चा, बहुत जिसमें, अब मान लीजिए मैं कहूँ, एक हम कहते हैं एक बच्चा एक एथलीट, एक एक ओलंपिक गेम करने की काबिलियत रखता है, लेकिन उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके जीन्स अच्छे हैं और आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो वो विकास इतना नहीं होगा, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। और इसका उल्टा करके देखिए, कई बार आपका मन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है, वो जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट रख लें, तो अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपके हेरिडिटी जो जीन्स हैं वो उसको अलो ही नहीं कर रहे हैं उस एनवायरमेंट को, तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मैंने यहाँ बीच में ही समझा दिया आप लोगों को कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साइड बाय साइड दोनों चलते हैं, दोनों ठीक ठाक होने चाहिए तभी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद स्कूल, आप कैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल इज ऑल्सो इन द इन्वायरमेंट, है ना, आप कैसे इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं। फिर आपकी आपकी माँ, जब आप पैदा हुए तो आपकी माँ ने किस तरीके का खाना खाया, किस तरीके का न्यूट्रिशन लिया, है ना, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी थी, तो इन पर भी आपकी डेवलपमेंट पे बहुत असर होता है। देन इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो ए फैक्टर जो आपके ग्रोथ डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालता है। क्यों? अब सोचिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप उन रिसोर्सेज को ले पा रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है, तो आपकी डेवलपमेंट बहुत अप्रोप्रिएट होगी। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप अपनी जो नीड थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप जो इंटरेस्ट था वो बना नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट पर असर आने वाला है। उसके बाद न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन तो सबसे ऊपर है, जैसा खाना है ना वैसा रहना, जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो इसका मतलब, अब जो न्यूट्रिशन है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट उस तरीके से होगी। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो जितनी डेवलपमेंट, जितनी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए थी शायद वो ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं,
डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। अब फिजिकल में इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, कई बार हम लोग बहुत कई कई घंटों तक पढ़ते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो और कुछ बच्चे बहुत कम समय के लिए पढ़ते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। तो यहाँ कहाँ अंतर है? ये अंतर है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में। अब ये जो सब्जेक्ट है लाइक सीडीपी, अब ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स की तरह तो है नहीं। अब हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, तो हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी है। तो प्लीज आप ये समझें, आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक एक ट्री डायग्राम टाइप, एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ और मैं आपके सामने सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो बहुत सारे सवाल आपके वैसे ही हो जाते हैं। आपको इन डिटेल क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक चीज याद नहीं कर सकते हैं, आप चीजों का एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं। आपने सीडीपी पढ़नी है, आपके एस्टेट एग्जाम में आने वाली है, किसी भी टेट एग्जाम में आने वाली है, आपको उसमें एमए नहीं करना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करना है। यू नीड अ सरफेस नॉलेज ओवर देयर। आप प्लीज इस चीज को समझिए। अब यहाँ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल फैक्टर्स, हाइट है, वेट है ना, आपका साइज है, शेप है, ये सारी जो है ये किस में आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं आप? मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर इज रिलेटेड टू मसल्स, मोटर इज रिलेटेड टू मसल्स, मसल्स। अब जो ये मसल्स हैं, ये आपकी मेन मसल्स भी हो सकती हैं और उनका पार्ट भी हो सकती हैं। इसका मतलब जो स्मॉल मसल्स हैं लाइक जैसे हाथ है, फिंगर्स हैं, है ना, तो ये सारी रिस्ट है, ये सब किस में आती है? फाइन मोटर में आती हैं। अब आपने पेन पकड़ना सीख लिया, पेन, आप पेन को होल्ड करना सीखते हैं, आप बटन बंद कर लेते हैं उंगलियों से, आप अपने जूते के फीते बांध लेते हैं, है ना, शू लेसेस को टाई करना, आप सीजर पकड़ते हैं उंगलियों से, आप कटिंग करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, ये सब क्या है? यू आर यूजिंग स्मॉल मसल्स। सो दैट इज द फाइन मोटर। फाइन मोटर यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, आपकी छोटी छोटी मसल्स जो कंट्रोल करती हैं चीजों को, एक्टिविटीज को, आपकी वो डेवलप हो गई है। सो फाइन में आप थोड़ा सा लिख लें कि इसके अंदर हमने कहा कि होल्डिंग ए पेन, होल्डिंग ए पेन, टाइंग shoelaces, shoelaces, होल्डिंग सीजर, होल्डिंग सीजर, ये सब यहाँ पे स्मॉल मसल्स यूज हो रही हैं, स्मॉल मसल्स, राइट। यहाँ पे क्या है? लार्ज मसल्स, जैसे कंप्लीट जो आर्म है आपकी, आर्म, लेग, ये सब। जैसे आप इसमें रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, इसमें आपकी जो मेन मसल्स हैं, बड़ी मसल्स हैं, वो यूज हो रही हैं। तो इसलिए हम इसको किसकी कैटेगरी में डालते हैं? आप चढ़ रहे हैं, आप कोई चीज फेंक रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है ना, थ्रोइंग, थ्रोइंग इज ऑल्सो देयर, थ्रोइंग इज ऑल्सो देयर। उसके बाद देखिए, अब यहाँ मोरल, मोरल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द मोरल वैल्यूज, और ये तो पूरी जिंदगी चलती है। जब तक जिएंगे, जब तक आप सही गलत का अंदाजा लगा पाएंगे, तो सही और गलत का जब आप अंदाजा लगा पाए, वो डेवलपमेंट, वो जो सोच डेवलप होती है, वो क्या है? मोरल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। और इसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है, हमेशा पूरी उम्र तक ये चलती है, जब तक आप जिएंगे, जब तक ये मोरल वैल्यूज डेवलप होती रहती हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग समाज के हिसाब से आपकी मोरल वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं। देन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के में कॉग्निटिव वर्ड, कॉग्निटिव वर्ड ऑलवेज रिलेटेड टू माइंड। जितना छोटा करके पढ़ेंगे उतना बढ़िया है। माइंड से रिलेटेड क्या क्या कार्य करते हैं आप? माइंड से आप सोचते हैं, आप आप याद करते हैं, मेमोरी बेस्ड होती हैं चीजें, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मेमोरी हो गई, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, थिंकिंग हो गई, थिंकिंग हो गई। सो दीज आर ऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, राइट। आप परसेप्शन बनाते हैं, परसीव करते हैं, किसी चीज के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ गई,
ठीक है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका माइंड डेवलप होता है, माइंड के साथ साथ आपकी मेमोरी बेस्ड स्किल्स बढ़ती हैं, आप सोचना सीखते हैं, आप बोलना सीखते हैं, आप हर चीज सीखते हैं। लैंग्वेज, ऑब्वियसली द लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको अलग से नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज डेवलपमेंट को पूरा कंप्लीट देखेंगे हम, कि किस किस तरीके से लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है बच्चे में। फिर उसके बाद सोशल। अब सोशल डेवलपमेंट में मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा समझने के लिए। सोशल मतलब सामाजिक। अब समाज में सामाजिक डेवलपमेंट होना किसी बच्चे की, इसका मतलब है वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब वो समाज में एडजस्ट करने का क्या मतलब निकलता है? समाज में एडजस्ट करने का मतलब निकलता है कि वो बच्चा उस समाज के ट्रेडिशन को सीखे, उसकी कल्चर को सीखे, उसकी वैल्यूज को सीखे। कल्चर क्या होती है? कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग लाइफ, और हर समाज की वे ऑफ लिविंग लाइफ अलग है। अगर मैं किसी समाज में एडजस्ट करना चाहता हूं तो मुझे वो सोशली इतना डेवलप होना पड़ेगा कि मैं अपनी वो सारी सेंसेस डेवलप करूं, ताकि मुझे उनका ट्रेडिशन जीना आए, मुझे उनका वे ऑफ लिविंग लाइफ आए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट। अब अपनी डेफिनेशन बना के लिखिए। सोशल में आप ट्रेडिशन सीखते हैं, आप कल्चर सीखते हैं, और कल्चर के ब्रैकेट में लिखिए दैट इज द वे ऑफ लिविंग, एक जीने का तरीका है। उसके बाद इमोशनल। यहाँ आप सिंपल समझिए कि इमोशनल डेवलपमेंट मैंने अभी बताया, इमोशनल डेवलपमेंट इज समवेयर मींस आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिखिए कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल इमोशंस। इसमें आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी खुशी हो सकती है, राइट, और आपकी हैप्पीनेस आप बोलना चाहे वो एंगर, जॉय, एटसेट्रा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डेवलपमेंट, सॉरी, इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स यू आर so developed that you can control your emotions, right? आपने देखा है जब बच्चा रोता है तो वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो पूरी बॉडी को हिलाता है ना, इधर उधर लेट जाएगा और अलग अलग तरीके के एक्ट करेगा, यानी कि पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है उसकी उसकी अब रोना तो आंखों का काम है ना, उसमें हाथ हिलाना, पैर हिलाना उसका कोई काम थोड़े है। तो अगर उसका काम नहीं है तो इसका मतलब अभी वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सो दीज आर सम फिजिकल, दीज आर सम डोमेन्स। फिजिकल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये हाइट, वेट, एटसेट्रा, राइट, ये होता है। उसके बाद सोशल हमें समझ में आया, इमोशनल समझ में आया, मोरल, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद आ चलते हैं, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिद्धांत, सिद्धांत तो सिद्धांत ही होते हैं, वो तो हर जगह लगते हैं, तो यूनिवर्सल है। जो डेवलपमेंट के सिद्धांत है वो जरूरी नहीं है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट में ही लगे, वो किसी भी डेवलपमेंट में काम आएंगे आपको। दूसरा, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमने कहा था डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वूम टू टूम, राइट। सो गर्भ से कब्र तक चलता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपने, आपकी कोई डेवलपमेंट हुई। अब स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, बच्चा, ये एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूं, कि बच्चा पहले हाथ की मूवमेंट करता है, राइट, वो उंगलियों की मूवमेंट नहीं करता है, तो वो हाथ की मूवमेंट एक जनरल मूवमेंट है, ठीक, तो ये एक जनरल मूवमेंट है, एक जनरल उसने सीख लिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, फिर वो फिंगर्स पर आता है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है किसी पार्ट के ऊपर, ठीक। सो जनरल टू स्पेसिफिक आया, लेकिन जब उसने हाथ हिलाया, फिर उंगलियां हिलाई, फिर ये सारी की सारी मूवमेंट उसने इंटीग्रेट कर दी, यानी कि इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एकीकरण। अब एकीकरण किया, इसका मतलब अब वो उन सबको सबको कंबाइंड करके मूव करेगा। ये देखो, मेरी उंगलियां भी हिल रही हैं, मेरा हाथ भी हिल रहा है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। तो डेवलपमेंट में इंटीग्रेशन होता है, आपकी एक चीज डेवलप हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, मान लीजिए 4 डेवलपमेंट्स हुई, एंड नाउ यू आर यूजिंग ऑल 4 टुगेदर।
अब हम चारों को इकट्ठा यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब ये तो भाई समझने की जरूरत भी नहीं है ना। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद को खुद से कंपेयर करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, यहाँ पे तो हर आदमी यूनिक है, हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं, इवन जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। आप एक ही उम्र के बच्चे जो एक क्लास में होते हैं, आप उनमें देखिए कितना डिफरेंस होता है। किसी की सीखने की क्षमता कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत लंबा टाइम लेता है। उसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक, ये डेवलपमेंट होने का एक तरीका है। फर्स्ट वी डेवलप जनरली एंड देन वी बी स्पेसिफिक। तो जनरल टू जनरल टू स्पेसिफिक आने का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में मैंने आपको क्या कहा कि आपने पहले एक जनरल मूवमेंट सीखी हाथ की, एंड देन यू बिकेम वेरी स्पेसिफिक अबाउट द यूज ऑफ फिंगर्स। फिर आपने फिंगर्स को यूज करना सीखा। सो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक है। तो कभी भी डेवलपमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। देन यूनिफॉर्म पैटर्न, अब यूनिफॉर्म पैटर्न में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आप डेवलपमेंट देखते हैं, अलग अलग ग्रुप में देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न बड़ा कॉमन होगा, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भाषा। यानी कि जब एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, आप देखते हैं शुरू शुरू में वो किस तरीके के वर्ड्स माँ पापा बोलने लगता है, और ये जो मम्मा पापा दादा, ये जो बोलना शब्द है, ये हर किसी के घर में उस उम्र में वो बच्चा बोलने लग जाता है। सो दैट इज ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट। फिर उसके बाद यहाँ है क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव मतलब एक तरीके से वो चीजें एक्यूमुलेट हो रही है। अब धीरे धीरे मान लीजिए आप बड़े हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 साल 4 साल 6 साल 9 साल, जैसे जैसे वो एडोलेसेंस एज में आता है, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, वो जो चेंजेस आते होते हैं, वो उनको इकट्ठा करता चला जाता है ना। पहले उसके लिए एक इवेंट कुछ और होता है, फिर उसको उसी इवेंट में कोई चेंज दिखता है, फिर वो भी ऐड कर लेता है, फिर उसमें कुछ और दिखता है, फिर वो भी कर लेता है। तो वो अपने जो परसेप्शंस हैं वो चेंज करता रहता है। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठे करना। पहले कोई कॉन्सेप्ट वो यूज करता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और ऐसे ऐसे जो चेंजेस आए वो इकट्ठे करता चला गया, और वो क्यूमुलेटिव है। तो डेवलपमेंट हमेशा किसी एक चेंज से नहीं आता, वो मल्टीपल चेंजेस से आता है, सीक्वेंस होता है, चेंजेस आते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और वो एक पूरी डेवलपमेंट बनेगा। फिर उसके बाद मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन मैंने आपको बताया था, मैच्योरेशन इज द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इन द एनवायरनमेंट। अगर आप सही तरीके से अपने सराउंडिंग में एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप मैच्योर हैं। तो मैच्योरेशन भी आता है डेवलपमेंट से। देन आफ्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, मैंने अभी एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल आपको दिया बीज और जमीन का, कि बीज अच्छा हो जमीन अच्छी ना हो तब भी कोई फायदा नहीं है, जमीन अच्छी हो बीज अच्छा नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं है। तो हेरिडिटी मतलब जो जीन्स आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए वो, प्लस जो इन्वायरमेंट जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर ये भी एक इसका प्रिंसिपल है, दैट मीन्स डेवलपमेंट ये चीजें मांगता है, ठीक, और ये होंगी भी। यानी कि डेवलपमेंट जैसी होगी वो इन बातों पे डिपेंड करेगी, जैसा ये होगा वैसा वैसा डेवलपमेंट होगा। अब ये समझना बहुत, ये मेरा सबसे फेवरेट है, स्पाइरल डेवलपमेंट। अब इस स्पाइरल डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसको ना एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक गलती करते हैं, हम लोग एक गलती करते हैं, सब गलती करते हैं। हमने हमने 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, हम क्या करेंगे, वो एक फ्लो में पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अगर इसकी जगह अगर हम आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बारे में विचार करें, सोचें कि एक्चुअल में ये क्या था जो मैंने पढ़ा, उसके ऊपर अपने थॉट्स बनाएं, एंड फिर रुके, रुकने के बाद फिर चलें। सही तरीका तो यही है सीखने का, और करना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आप एक ही फ्लो में चलते जाएंगे तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी 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 नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आए। एम आई राइट? तो ये स्पाइरल डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट
कभी भी स्टेट नहीं जाएगा, वो स्पाइरल तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लाइक क्यों? मतलब एक बार पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, आगे जाके फिर पीछे आएगा, यानी कि हम पढ़ लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो ये स्पाइरल डेवलपमेंट होती है, ये जो स्पाइरल डेवलपमेंट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अब क्या देख रहे हैं, जैसे यहां से ये गया तो ये आगे चला गया, फिर ये वापस आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज गोइंग लाइक दिस स्पाइरल वे। स्पाइरल में पहले वो ऊपर गया, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड सो ऑन। एंड दैट इज दी वे ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद डायरेक्शनल। अब इस डायरेक्शनल में आप क्या सीखते हैं, जो ये सेफेलोकॉडल है, ये डेवलपमेंट जो है ये हमेशा हेड टू टो होती है, मतलब वर्टिकली हेड टू टो। जो ग्रोथ है वो हमेशा हेड टू टो होगी, मतलब पहले हमारा माइंड डेवलप होगा एंड धीरे धीरे ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं हेड टू टो डेवलप होना इज सेफेलोकॉडल। और एक यहाँ पे प्रोक्सिमोडिस्टल ये जो दिया गया है, दैट इज सेंटर टू टुवर्ड्स, मतलब जो आपकी स्पाइनल है, स्पाइनल से आउटवर्ड ये डेवलपमेंट होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है सेंटर टू आउटवर्ड, दैट इज प्रोक्सिमोडिस्टल and then cephalocaudal. तो cephalocaudal is from head to toe and proximodistal is to center to outward. ठीक है, उसके बाद इसके बाद स्टेजेस आती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, प्री नेटल स्टेज आती है। अब प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है, एक एक पूर्व जन्म, यानी कि जब आपका जन्म हुआ है, नहीं, एक जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, आप कितना देखते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 40 हफ्ते का होता है, जिसको आप 280 डेज भी बोलते हैं, 9 महीने 10 दिन भी बोलते हैं। तो दैट इज बिफोर बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ ये कहाँ से कहाँ होता है, ये 280 डेज का प्रेगनेंसी टाइम होता है, या आप इसको 40 वीक्स का बोल सकते हैं, या फिर इसको आप 9 महीने 10 दिन का बोल सकते हैं, 9 मंथ 10 डेज, राइट। इसको हम थोड़ा डिटेल में चीजें करेंगे अभी, हर एक के बारे में, इन्फेंसी में किस किस तरीके के ट्रेड्स होते हैं, किस किस तरीके के फीचर्स होते हैं, वो सब। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन आता है, इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है, बर्थ टू 2 इयर्स, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक जो डेवलपमेंट होती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, उसको इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंट जो होता है। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो सबसे ज्यादा वो इस पीरियड में होती है। तो हाईएस्ट डेवलपमेंट, हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, देन देन आता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। अब मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने यूज कर रहा हूं। टेंडेंसी टू क्यूरियोसिटी, टेंडेंसी टू क्यूरियोसिटी का मतलब बहुत क्यूरियस होता है बच्चा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको क्या बोलते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने, ये सारी चीजें, वो क्यूरियस है, वो जानने के लिए क्यूरियस है। उसके बाद लैक ऑफ मोरलिटी, उसको सही गलत का नहीं मालूम है। उसके बाद इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग मतलब उसकी कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। उसके बाद सेंसरी बेस्ड एजुकेशन होती है। सेंसरी बेस्ड एजुकेशन मतलब जो उसकी सेंसेस, जो उसको सेंस करवाएंगी, वैसी वैसी वो एजुकेशन लेगा। देन अब सेंसरी बेस मतलब अगर उसको पता लग गया कि यहाँ हाथ लगाने पे ये गर्म है, तो वो अपना उसको जनरल परसेप्शन बना लेगा कि इसको हाथ नहीं लगाना है, सो वो सेंसरी बेस्ड लर्निंग है। फिर फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, ये आप लिख लीजिए, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव इज नार्सिज्म। नार्सिज्म बोलते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं, बच्चा बड़ा सेल्फिश होता है ना। उसको कभी आपने देखा होगा, जब बच्चे को आप कोई कोई नई चीज दिलवाते हैं, उसको कोई मैटर नहीं करता कि आपको वो बांट के खानी है, बस उसको मिलनी चाहिए, है ना। तो ये जो सेल्फ लविंग जो नेचर है, इसको नार्सिज्म बोलते हैं। देन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। देन लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होती है, सोशल इंटरेक्ट नहीं करता है बच्चा इस एज में। इन्फेंसी
इज ए लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लैक ऑफ मोरल इंटरेक्शन, मोरल डेवलपमेंट, ऐसा उसको मोरल वैल्यूज नहीं मालूम है अभी, सेल्फ सेंटर्ड है। उसके बाद थम सकिंग, थम सकिंग इन्फेंसी के अंदर देखी जाती है। उसके बाद चाइल्डहुड में आते हैं। चाइल्डहुड के अंदर आप दो स्टेजेस देखते हैं, 2 से 12 साल, यानी कि 2 से 12 साल में एक लेट एक अर्ली, अर्ली एंड लेट। यहाँ क्या है, अर्ली में ये 2 से 6 साल के बीच में और ये 6 से 12 साल के बीच में ये डेवलपमेंट्स होती हैं। अब मैं कुछ फीचर्स पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 से जो 6 साल के बीच में है उसको प्री गैंग बोलते हैं, यानी कि प्री स्कूल बोलते हैं। प्री गैंग, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के अंदर ये प्री गैंग, प्री स्कूल, प्री स्कूल, प्री स्कूल, देन इसके अंदर आप क्या देखते हैं, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, टॉय एज, टॉय एज। देन दिस इज एज ऑफ क्यूरियोसिटी, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, काफी जागरूक और जिज्ञासा भरी होती है बच्चे के अंदर जानने की कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कैसे होती है। अब नेक्स्ट ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड, दिस इज अर्ली चाइल्डहुड। और लेट चाइल्डहुड के अंदर कुछ फीचर्स हैं, मतलब ये कुछ फीचर्स हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट एज है, यहाँ क्या है, स्मार्ट एज, स्मार्ट एज स्कूल गोइंग एज होती है। कंक्रीट थिंकिंग स्टेज होती है, मतलब जो आपने सीख लिया, सोच लिया, उसको आपने कंक्रीट कर दिया, यानी कि उसको ठोस कर दिया। उसके बाद यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट देखी जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि 6 से 12 साल के बीच में, 2 से 12 साल के बीच में बच्चे की किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं। यहाँ पे एक सेल्फ रिलायंस की जो क्वालिटी है वो बच्चे में डेवलप होती है, तो सेल्फ रिलायंस हो जाता है, वो यूं सोचता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, है ना, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। देन स्कूल गोइंग एज है, ये स्कूल गोइंग एज है। कंक्रीट थिंकिंग हो जाती है, कंक्रीट थिंकिंग। और कंक्रीट थिंकिंग का मतलब, कंक्रीट थिंकिंग का मतलब आपने जो जो आपने सोच डेवलप की है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से, आपने उसको बहुत जनरलाइज किया और बहुत ठोस कर दिया। उसके बाद आती है एडोलेसेंस। अब एक एडोलेसेंस की जब हम बात करते हैं, एडोलेसेंस को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो एक फैक्टर और आएगा, लैक ऑफ सेक्स टेंडेंसी। तो सेक्स टेंडेंसी यहाँ पे बिल्कुल जीरो है एडोलेसेंस के अंदर। इसको किशोर अवस्था बोलते हैं। अब किशोर अवस्था में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके की डेवलपमेंट होती है, लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉर्म, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट स्टेज होती है, दिमाग में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये एडोलेसेंस में आती हैं। देन आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड, पहचान संकट, मतलब वो एक नेम एंड फेम जो चाहने वाली चीज होती है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा दिखना है, तो वो एक जो आइडेंटिटी होती है उसके लिए भी दिमाग में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मैं यहाँ सारे पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अब वो थोड़ा सा सामाजिक हो जाता है। सामाजिक हो जाने का मतलब ये है कि उसको लोगों में बिहेव करना आ जाता है, लोगों से बात करने का तरीका आ जाता है ना, चलने का तरीका, बातें करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका आ जाता है, तो सोशलाइजेशन, वो सोशली अडेप्ट हो जाता है। फिर एक लीडरशिप एज आती है और हीरोइज्म तो होता ही है। उसके बाद डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन, ज्यादा ज्यादा इमेजिनेशन में रहता है बच्चा, एडोलेसेंस एज में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में रहता है बच्चा।
उसके बाद इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, पहले इमोशनल डेवलपमेंट होने लगी थी, अब वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद नीड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है, हर चीज वो उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेले कर सकता हूँ। उसके बाद एक्टिव मेंबर ऑफ गैंग, हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, ये हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ माना गया। इसका मीनिंग भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम भी यही है। हम कहते हैं ना 18 साल की उम्र में जब बच्चा 12वीं में होता है, यही सब करने का समय है, पढ़ने का समय भी यही है, खेलने का समय भी यही है, ग्रो करने का समय भी यही है, अब बॉडी बनाने का भी मन करता है बच्चों का। तो इसका मतलब ये एक हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ माना गया है। दिस इज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट एडोलेसेंस में पैदा होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, वो नई जगहों पे जाता है, नई 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 जगहों पे जाने का मन करता है। इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, उसका किसी गेम में रुचि हो जाती है, किसी एथलेटिक्स में उसकी रुचि हो जाती है। सोशल इंटरेस्ट बनता है, एक स्टेटस सिंबल आजकल लोगों में आप देखने को मिल ही रहा है। आज की जो यंग जनरेशन है, वो तो स्टेटस सिंबल को लेके इतनी पीछे भाग रही है। तो स्टेटस सिंबल आज यंगस्टर्स में सबसे हाई है। उसके बाद हर तरीके की एजुकेशन, करियर कॉन्शियसनेस आती है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे नीट करना है, खुद बच्चा डिसाइड कर लेता है मुझे 11th क्लास में क्या लेना है, 12th में क्या लेना है ना। तो किस तरीके से मुझे अपने फ्यूचर को डायरेक्ट करना है या गाइड करना है अपने आप को, ये सारी चीजें। तो आई थिंक आपको एडोलेसेंस एज समझ में आ रही है। एडोलेसेंस काफी एक, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यही सब कुछ होता है, हर तरीके के इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है। तो इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आप, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये मैंने कीवर्ड्स जिनके बताने थे मैंने आपको बता दिए। तो 12 से 18 साल की उम्र में आप ही सोच लीजिए बच्चे के अंदर किस किस तरीके के इंटरेस्ट पैदा होते हैं। जो किशोर अवस्था होती है वो कितनी इंस्टेबल होती है, माइंड इतना इंस्टेबल होता है कि आप एक चीज में स्टक हो ही नहीं पाते हैं, कभी इधर उछलते हैं कभी उधर उछलते हैं, एक चंचल मन होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो बच्चे की होती है, इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो हिल जाती है, सारा दिन काल्पनिक दुनिया में रहता है ना, मैं ऐसा बन गया तो मैं ये करूंगा। बट उसको जो मॉरल वैल्यूज हैं अब वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं, वो समाज में अडेप्ट होने लग जाता है, उसको सही गलत का समझ आ जाता है। तो ये सारी बेसिक बातें, इनके अंदर ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आप डेली लाइफ में समझते हैं। दूसरा, इसमें कुछ जो स्टेटमेंट्स आती हैं, स्टेटमेंट्स में मैं उसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी स्टेटमेंट बताऊंगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट दी है ना, और क्रो क्रो ने क्या दिया, स्किनर ने क्या दिया। मैं कुछ बता देता हूं आपको। ये स्टेनली हॉल है, इन्होंने कहा एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ इंटेंस स्ट्रेस एंड प्रेशर, स्टॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो स्टेनली हॉल ने कहा कि जो किशोर अवस्था है वो तनाव से, दबाव से, तूफानों से, संघर्षों से गुजरती है। ठीक है। स्टेनली हॉल, एक स्टेनली हॉल इन्होंने कहा फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस। जी स्टेनली हॉल को साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस का फादर माना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस, ये आप लिख लीजिए स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ये फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस, ये होता है। उसके बाद एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द लाइफ, ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा कि सबसे हार्डेस्ट टाइम है जीवन का। क्रो क्रो ने कहा यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड होप फॉर द फ्यूचर, यानी कि युवा वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है ना, कि हम आज प्रेजेंट में क्या एनर्जी है उसको दिखाते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको भी दिखाते हैं। तो आज बच्चों को देख लीजिए, आप बच्चों को देख के समझ जाते हैं कि इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट, ये किस तरीके के समाज को बिल्ड करने वाला है। तो जो आज के बच्चे हैं वो किस तरीके का समाज बनाने वाले हैं, ये आप आज बता सकते हैं बच्चों को देख के, उनकी आदतें देख के, उनकी डेवलपमेंट्स देख के। सो डेवलपमेंट में जो मैंने प्रिंसिपल समझाए थे उसमें एक प्रेडिक्टेबल भी होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है इज प्रेडिक्टेबल। आप किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसकी 12 साल में
हाइट कितनी बड़ी, उसके बाद आप बता सकते हैं 17-18 तक ये इतने का हो जाएगा, तो दैट इज प्रेडिक्टेबल। तो इसी तरीके से किस तरीके की डेवलपमेंट्स होने वाली हैं इन फ्यूचर इज प्रेडिक्टेबल। उसके बाद क्रो हैं, इन्होंने कहा यूथ रिप्रेजेंट, मैंने आपको बताया यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड होप फॉर द फ्यूचर। एंड देन स्किनर इज देयर, एडोलेसेंस इज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो स्किनर ने कहा किशोर अवस्था में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। तो जो आजकल के जो बच्चे कहते हैं कि मैं अपना फैसला खुद ले लूंगा, तो आपको डिसीजन अभी लेने आएंगे नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिसीजन लेने का। ठीक है, हाँ डिसीजन मेकिंग जरूर होनी चाहिए, अगर कोई डेवलप करता है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा विकास है। लेकिन स्किनर कहते हैं कि adolescence is the age in which you are not having the experience of taking decisions, the right decisions. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बेसिक चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्टेनली होल की मैंने बात करी, मैंने किलपेट्रिक की बात की, मैंने क्रो की बात की, स्किनर की बात की। तो आप प्लीज आप इनको ध्यान रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें एक हौसला दें कि हम आपके सामने एक अच्छा कंटेंट लेते आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।